Hello, students. Let us learn about our environment today. अब आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा ना कि हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं वो हमारा environment फॉर्म करती हैं। यानी कि हमारे आसपास जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, वाटर एंड लैंड, ये सब हमारे environment को फॉर्म करती हैं। और ये जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं ये। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आसपास में लिविंग थिंग्स है ना, फिश। तो फिश कहाँ पर रहेगी? वाटर में, राइट। और ये फिश खाएगी क्या? तो बेसिकली जो अंडर वाटर प्लांट्स वगैरह हैं, और वो अंडर वाटर प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं? वो ऑफ कोर्स उसी लैंड पर ही ग्रो करते हैं। वो फिश सांस क्या लेगी? तो हवा ही सांस लेगी वो भी, राइट। एनिमल्स के केस में भी यही चीज है कि कुछ भी करेंगे तो हम खाएंगे क्या? तो प्लांट्स बेस्ड फूड होगा हमारा। प्लांट कहाँ ग्रो करेगा? तो लैंड पर ग्रो करेगा। प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए एयर चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा। तो इस तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब ये एनिमल्स वगैरह जब मरेंगे तो मर के सरगल के ये मिट्टी में मिलेंगे, इससे जो है वाटर लैंड जो है उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। तो इस तरीके से लिविंग थिंग्स ने नॉन लिविंग थिंग्स को प्रभावित किया और नॉन लिविंग थिंग्स पर लिविंग थिंग्स डिपेंड कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है और नेचुरली हमारा एनवायरनमेंट जो है वो एक बैलेंस की कंडीशन में होता है। लेकिन समय के साथ जो कुछ ह्यूमन एक्शंस रहे हैं जैसे कि पेड़ों का काटना, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करना और रोड पर जो है व्हीकल्स की बढ़ती हुई संख्या, इन सब की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में बदलाव आए हैं और इन चेंजेस ने सभी तरह के लाइफ को एडवर्सली अफेक्ट किया है, यानी कि प्रतिकूल तरीके से प्रभावित किया है। अब पहले हम लोग चर्चा करेंगे इसी में, इन्हीं ह्यूमन एक्शंस में। पहले हम उन ह्यूमन एक्शंस की चर्चा करेंगे जिनकी वजह से इस एयर, वाटर और लैंड में जो नॉन लिविंग पार्ट है हमारे एनवायरनमेंट का, उसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो मिल गए हैं। उसके बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो ह्यूमन एक्शंस की वजह से, यानी कि हमारे इंसानों की गतिविधियों की वजह से जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट में जो है मिलते जा रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेज का जो एडिशन होता है एयर, वाटर और लैंड में, ये कहलाता है पॉल्यूशन। और ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में ऐड होते जा रहे हैं, ये हार्मफुल सब्सटेंसेज कहलाते हैं पॉल्यूटेंट्स। बेसिकली आपने समझ लिया कि ह्यूमन एक्शंस की वजह से जो हार्मफुल सब्सटेंसेज या पॉल्यूटेंट्स हमारे इन्वायरमेंट में मिलते जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? पॉल्यूशन हो रहा है। अब ये पॉल्यूटेंट्स कैसे हमारे इन्वायरमेंट में मिलते हैं? तो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो होती हैं वो स्मोक पैदा करती हैं। इस स्मोक की वजह से जो है एयर पॉल्यूशन होता है। घर वगैरह में जो हम लोग आग लगाते हैं, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, पेस्टिसाइड्स का जो हम यूज करते हैं और डस्ट वगैरह जो उड़ता रहता है, ये भी एटमॉस्फेयर को जो है पॉल्यूट करता है, राइट। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो ह्यूमन एक्शन की वजह से हो रही हैं। दूसरी तरफ जो है हमारे घर का या फिर इंडस्ट्रियल जो वेस्ट या कचरा होता है, उसे जो है वाटर बॉडीज में डंप किया जाता है, रिवर में, पॉन्ड में, इन सब में जो है इन कचरों को जो है फेंका जाता है। तो इससे होता है वाटर पॉल्यूशन। इसके अलावा जो है वाटर बॉडीज में जो है जैसे कि पॉन्ड वगैरह में, रिवर वगैरह के किनारे जो है कपड़ों को साफ करना, जानवरों को नहलाना, इनसे भी वाटर पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा जो हम लोग इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का, खेत में हम लोग जो है बिना सोचे समझे जो है बस जो है फर्टिलाइजर डालते जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते जा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते जा रहे हैं। तो बारिश जब होगी तो बारिश की पानी के साथ ये चीजें जो है, ये केमिकल्स जो है वो बह के कहाँ चली जाती हैं? तालाबों में चली जाती हैं, नदियों में चली जाती हैं। तो इनसे वाटर जो है वो पॉल्यूट होता है। और साथ ही साथ इन फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का कुछ अमाउंट जो है वो सॉइल में भी रह जाता है। तो इससे लैंड भी पॉल्यूटेड होता है। इसी तरीके से हम लोग कचरा वगैरह जो है, अक्सर आप लोग देखा होगा, आप लोगों ने, शहर हो या गांव हो, सब तरफ कचरा हम लोग खुले में फेंक देते हैं।
तो कचरा जब हम खुले में फेंकते हैं तो इससे लैंड जो है वो पॉल्यूटेड होता है और साथ ही साथ हवा जो है वो भी पॉल्यूटेड हो जाती है। तो इस तरीके से पॉल्यूशन जो है इसने हमारे एनवायरनमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट किया है। अब हम अगला जो ह्यूमन एक्शन की बात करेंगे वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो बच्चों, आपको ये तो अपने पिछली क्लासेस में और पिछले लेसन्स में भी एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था ना, कि हमारे अर्थ के चारों तरफ एयर का एक ब्लैंकेट जैसा मौजूद है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो डिफरेंट गैसेज का मिक्सचर है। अब इनमें से कुछ गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर, ये सब जो है सन के हीट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। अब डे टाइम के समय में, दिन के समय में, ये गैसेज जो है वो सनलाइट को अर्थ के सरफेस में जो है एंटर करना अलाउ करती हैं। तो सनलाइट जो है वो अर्थ के सरफेस पर आया और इसने अर्थ के सरफेस को हीट किया, राइट। अब कुछ जो ये हीट होता है वो वापस स्पेस में रिलीज हो जाता है, जबकि कुछ जो हिस्सा होता है वो इन गैसेज के द्वारा जो है ट्रैप कर लिया जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसेज के द्वारा ये ट्रैप कर लिया जाता है। तो इसका एक फायदा है, ये जो है बेसिकली अर्थ के सरफेस को कंफर्टेबली वार्म रखने में हेल्प करता है, और इस इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, और ये गैसेज जो है, वो गैसेज जो कि इस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कहलाती हैं ग्रीन हाउस गैसेज। नाउ ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसी की वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। वरना आप इमेजिन करिए, दिन के टाइम में सूरज है तो धरती जो है वो गर्म हो जाएगी, लेकिन ये हीट जो है दोबारा जो है स्पेस में रिलीज होगा। रात के टाइम में तो कोई सूरज होगा नहीं, तो ये सारा हीट जो है वो रिलीज हो जाएगा स्पेस में और धरती जो है बिल्कुल एकदम से जमने लगेगी। तो लाइफ पॉसिबल होगी क्या? दिन के टाइम में आप काफी गर्म होइएगा और रात के टाइम में एकदम से जमने लगिएगा, तो ना तो प्लांट सरवाइव कर पाएंगे, और प्लांट नहीं सरवाइव करेंगे तो हम लोग सरवाइव कर पाएंगे क्या? नहीं। तो इस हिसाब से ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो यूजफुल है कि वो कुछ हीट को ट्रैप करके रख लेती हैं धरती पर, और इसी से हमारा अर्थ जो है वो वार्म रहता है, राइट। हाउएवर, अगर इन ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ती जाएगी तो इससे ट्रैप होने वाले हीट की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी, और स्पेस में रिलीज होने वाले हीट की मात्रा जो है वो घट जाएगी, और इससे क्या होगा, तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगेगा, राइट। तो ये जो कंडीशन होता है जहां पर ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा हीट ट्रैप होने लगता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ उन वेज की बात करेंगे जिनसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो हम लोग जो लकड़ी, कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह जलाते हैं, इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है। फॉरेस्ट वगैरह के डिस्ट्रक्शन की वजह से भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है हवा में वो बढ़ जाती है, क्योंकि पेड़ वगैरह जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेते हैं ना फोटोसिंथेसिस में, राइट। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कंट्रोल होती। लेकिन जब हम जंगल वगैरह को ही काट देंगे तो क्या हो जाएगा, कम कार्बन डाइऑक्साइड का जो है यूज हो पाएगा फोटोसिंथेसिस में, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। इसके अलावा मीथेन गैस जो कि नेचुरली एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, ये जो है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि काउज, शीप, इन सब के डाइजेस्टिव सिस्टम में फॉर्म होता है। अब जब इन एनिमल्स का वेस्ट जो है वो डिकम्पोज होता है, सड़ता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस जो है वो रिलीज होता है। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स का प्रोडक्शन और बर्निंग जो है, इससे भी जो है एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस रिलीज होता है, और मीथेन जो है ये भी अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने में एक मेजर रोल प्ले करती है। तो मीथेन भी बच्चों किस तरह के गैस की कैटेगरी में आएगा? ये भी जो है ग्रीन हाउस गैसेस की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो यूज होता है, उसकी वजह से एयर में नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल बढ़ा है, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो होते हैं, यानी कि ऑटोमोबाइल से जो धुआं निकलता है, इसमें भी काफी मात्रा में नाइट्रस ऑक्साइड मौजूद होता है, तो इससे भी जो है ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ रही है। रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स और कई इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में
एक केमिकल यूज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC। ओके, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं, इनसे इनकी मात्रा जो है वो भी बढ़ती है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स और कई इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इनके यूज की वजह से। तो ये भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, मीथेन की बात करें, या फिर जो है नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, या फिर CFCs की बात करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बात करें, ये सब के सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और इनकी मात्रा अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाएगी तो धीरे धीरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में हीट जो है वो ज़्यादा ट्रैप होता रहेगा, और हीट जो ज़्यादा ट्रैप होगा उसकी वजह से क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगेगा। तो आप तो कहिएगा कि भाई टेम्परेचर बढ़ने में क्या प्रॉब्लम है। तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या नुकसान हो सकता है ये समझिए। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे वर्ल्ड का जो है एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ेगा। इसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पैदा होंगे, जैसे कि भयानक आंधी आएगी, भयानक सूखा होगा, भयानक बारिश हो जाएगी अचानक से, है ना। इसके अलावा जो है पोलर आइस कैप्स जो हैं और माउंटेन ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट करेंगे। इससे जो है सीज और ओशंस का वाटर लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। समुद्र के आसपास के जो प्लेसेस हैं उनमें भयानक बाढ़ आ जाएगी, पानी भर जाएगा। तो पूरा जीवन जो है वो उथल पुथल मच जाएगा इससे। ऑलराइट, अब चलिए ग्रीन हाउस गैसेज के इन इफेक्ट्स को हम जो है इस एनिमेशन के जरिए फिर से समझने की कोशिश करते हैं। Global warming and greenhouse effect. At the end of this module, you will be able to describe global warming, describe the greenhouse effect, describe the dangers of global warming, list the causes of global warming, identify a solution to global warming. The Earth is warmer than it was 1000 years ago. Hence, it has become more habitable. But scientists are getting worried that the Earth may be getting dangerously warm. This is called global warming. Global warming is an increase in the average temperature of the Earth's surface, which occurs following an increase in certain gases present in the Earth's atmosphere. These gases are often referred to as greenhouse gases. This effect is called greenhouse effect. The rays of the sun pass easily through the atmosphere and warm up the Earth's surface. The Earth absorbs this heat in the form of infrared radiation and throws some of it back into space. The greenhouse gases trap these radiations and not much goes back to space. CO2, methane, nitrous oxide, and chlorofluorocarbons comprise the greenhouse gases. More the gases, more the effect. A greenhouse is a simple box made of solid, transparent material like glass or plastic. It is used to provide artificial warmth to plants. The heat enters the greenhouse through the transparent material. Radiation energy from the sun heats the greenhouse floor. The floor releases this thermal energy and heats the air at the bottom of the greenhouse. As the warmer air has lower density than cooler air, it rises to the top. The warm air is replaced by cooler air that gets heated by the floor of the greenhouse and again rises as warm air. The glass or plastic material of the greenhouse prevents the heat from escaping, thus building up the heat. The rising temperatures will melt much of the ice at the poles. Ice reflects a lot of sunlight into space that might add to the problem.
The more the ice melts, the more the earth absorbs, speeding up global warming. Melting of icebergs will raise sea levels around the world and flood the coastal cities. Many scientists believe that deforestation is causing the earth to become warmer. CO2 and other heat trapping pollutants, mainly from cars, power plants, and other industrial sources that burn gasoline, coal, and other fossil fuels, are collecting like a blanket in the atmosphere. This is causing the planet to become warmer. Solution to global warming is reduce, reuse, and recycle. Buy products that are marked reusable or recyclable. Reduce packaging to save energy required to manufacture new containers. Use cloth or jute bags instead of plastic bags. Recycle home waste like glass, newsprint, cardboard, and metal to reduce carbon emissions. Use a fuel efficient car that gives you more mileage per liter. Try carpooling, public transport, and cycling. Not using your vehicle 2 days in a week would considerably reduce carbon emissions for a year. Use solar energy where possible. Plant trees to reduce carbon dioxide in the atmosphere. Encourage others to take these energy saving steps that save your money and the environment. The planet Venus is an example of rampant greenhouse effect. Many of the gases in the Venus's atmosphere, like carbon dioxide and sulfuric acid, have created such a greenhouse effect that the astronomers believe the planet's average temperature to be more than 480 degrees C or 900 Fahrenheit. So, well, students, which radiations are trapped by greenhouse gases? Correct, infrared radiation. Now, which of these is a greenhouse gas? Correct, nitrous oxide. Let's check our answers. परफेक्ट सो वेल स्टूडेंट्स आप लोग ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में तो काफी कुछ जान गए पर्टिकुलरली आफ्टर वाचिंग दिस एनिमेशन राइट तो हम लोग मिलते हैं अगले लेसन में और बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट्स की हमारे इन्वायरमेंट से जुड़े हुए